चुनाव लड़ेंगे या नहीं। देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला रिहा होने के बाद तमाम तरह से हरियाणा में जा रहे हैं और कहीं दौरों में भी और कहीं किसानों के बीच में भी गए और अपने पुराने लोगों से मिलते रहते हैं। इसी मुलाकात भी चल रही है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बाहर आने के बाद जिस तरह से इनेलो रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, तो सर सीधा ही सवाल मैं आपसे पूछता हूं, पहले तो जिस तरह की उम्र है, आप अपनी मेमोरी के लिए जाने जाते हैं, जैसे मैंने देखा अभी आपने भाई साहब को पहचान लिया कि इनसे मैं पहले मिला हूं, कितना टफ है आपके लिए, क्योंकि उम्र थोड़ा सा तो तकाजा होता है कि भाई उम्र से शरीर, मेमोरी और तमाम चीजें साथ नहीं देती हैं, लेकिन आप एक नए जोश के साथ कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में जहां भी संभव है जाने की और लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरी 87 साल की उम्र को बड़ी मान करके परेशान हो रहे हैं, तो मुझे तो 115 साल तक जीना, इस आगे और ज्यादा विकट परिस्थितियां आएंगी। मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, कोई आर्थिक स्वार्थ नहीं। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्नों को साकार करने के पक्षधर हैं। इंडियन नेशनल लोकदल रूपी पौधा चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। हम उस पौधे को अपने खून से सींच रहे हैं और हमारी सोच यही है कि चौधरी देवीलाल की जो नीति थी, उनकी हार्दिक इच्छा थी कि इस देश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात, इनको सरकार के द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। और यदि सरकार उसे पूरा करने में सक्षम ना हो तो सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए। और सत्ता के लालच में बैठी हुई सरकार अगर त्याग पत्र भी ना दे तो फिर जनता को जन समर्थन जुटा करके ऐसी सरकार का पतन कर देना चाहिए। तो मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि हम समान विचारधारा के लोगों को इकट्ठा करें और इस सरकार के पतन के लिए एक तीसरा फ्रंट खड़ा किया जाए। तीसरे फ्रंट को लेकर अभी नीतीश जी भी आप लोगों से मिले थे, क्या कुछ बात हुई? काफी राजनीतिक उस पर चर्चा भी बनी। तीसरा फ्रंट कहां तक प्रैक्टिकल लगता है, क्योंकि वही नीतीश हो या कुछ और दल हो, सेंटर में आके कुछ और बात करते हैं, अपने प्रदेश में कुछ और गठबंधन होते हैं। इज इट फिजिबल लगता है, प्रैक्टिकल लगता है इन हालात में आपको? मेरी सोच तो केवल एक है कि मैं जो विपक्षी पार्टियों के लोग हैं उनसे संपर्क स्थापित करूं, उनसे विचार विमर्श करूं और उन सबको हम ख्याल बना करके हम तीसरे मोर्चे का गठन करें। तो उसमें तो अभी तो शुरुआत है, उसका परिणाम क्या निकलेगा ये भविष्य की तरफ में। किन किन लोगों से बातचीत हुई है? कौन से और नेता ऐसे माइंड में लगते हैं जो थर्ड फ्रंट की तरफ जा सकते हैं? मैं सभी से मिलूंगा। कुछ नाम से हमारे दर्शकों के लिए। नीतीश जी से तो मैं मिला ही हूं। अभी परसों मैं मुलायम सिंह जी से भी मिलूंगा, देवगौड़ा जी से भी मिलूंगा। उसके बाद मैं चंद्रबाबू नायडू है, ममता है, इन सभी लोगों से मिलूंगा और सबसे मिलकर के हम परामर्श करेंगे कि एक ऐसे मोर्चे का गठन हो जो इस कुशासन का अंत कर सके और लोगों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर सके। सर, आपने जिक्र किया कि ताऊ देवीलाल की जो सोच है, विचारधारा है, हम उसको लेके बीच में चल रहे हैं। उसकी आप पौधा हैं, उसका पेड़ हैं, परिवार से आते हैं, लेकिन उसकी एक और तनी फूट चुकी है और वो तनी फूट के आपसे अलग जा चुकी है, वो सत्ता में आ चुकी है। तो अब आपका मुकाबला उस विरासत को बांटने वाले भी तो हो गए। जननायक जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, दुष्यंत चौटाला की बात कर रहा हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष का चर्चा नहीं करना चाहता। जेजेपी, कोई भी पार्टी हो, जेजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई और हो, आज की परिस्थितियों से लोगों को कैसे राहत मिले, कौन राहत प्रदान कर सकता है, मैं इसी सोच के दृष्टिगत मुख्तलिफ राजनीतिक पार्टी के नेताओं से बातचीत करूंगा, विचार विमर्श करूंगा और मैं उम्मीद रखता हूं
कि इसमें है निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सर एक आखिरी सवाल बता दीजिए, हरियाणा के परिवेश से आपने बिल्कुल ठीक कहा, देवगौड़ा साहब से मिलेंगे आप, ममता बनर्जी से मिलेंगे और तमाम लोगों से आप थर्ड फ्रंट की कोशिश करते हैं, समझ में आता है बतौर राजनीति आप एक थर्ड फ्रंट कोशिश कर रहे हैं खड़ा करने की। लेकिन हरियाणा के लिहाज से अगर बात करें, आपके सामने बीजेपी भी है, आपके सामने कांग्रेस भी है और जैसा मैंने कहा आप ही की विचारधारा से टूटकर अलग बनी एक पार्टी भी है। तो मुख्य मुकाबला या मुख्य कहें कि जो वोट बैंक है, जो कार्यकर्ता खिसक गए थे, वो कहां से वापस लाएंगे? हरियाणा प्रदेश में तो आज स्पष्ट तौर पे ये जाहिर है कि इस प्रदेश का हर नागरिक आज हमारे साथ जुड़ रहा है। मुख्तलिफ राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता, चाहे वो हमारी पार्टी को छोड़ के गए हों, चाहे किसी और विचारधारा से उनके साथ शामिल हुए हों, वो लोग भी उन पार्टियों को छोड़ करके हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। रोजाना कितने ही लोग इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सर एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए, जननायक जनता पार्टी के जो जिस तरह से कहते हैं कि ताऊ देवीलाल की विचारधारा के हिसाब से हमने 75% नौकरी की बात की हो, कॉन्ट्रैक्ट पे जो नौकरियां होती थी उसको भी हम बंद कर रहे हैं, तो ओवरऑल उनका जो इस तरह का परफॉर्मेंस है, आप इतने सीनियर लीडर हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे, पूरे प्रदेश को कोने कोने को पहचानते हैं, इन नीतियों का, इन सरकार के फैसलों का और बीजेपी जो क्रेडिट ले रही है उसका असर हरियाणा में क्या देखते हैं? हरियाणा का हर नागरिक मौजूदा कुशासन से बेहद दुखी और परेशान है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता जनार्दन के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती हैं और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करे, प्रदेश का चौमुखी विकास करे, लोगों को रोजगार मुहैया करे। तो 75% दे दिया उन्होंने, हरियाणा के लोगों को मिलेगा 75%? क्या नौकरी मिलेगी 75% हरियाणा के लोगों को? ये रिजर्वेशन पास कर दिया कि नौकरी जो भी मिलेंगी 100 में से 75 हरियाणा को मिलेंगी, इतनी सैलरी तक की 50,000 से नीचे तक की सैलरी, इसका बाकायदा कानून बन चुका है हरियाणा। कौन सी नौकरी? प्राइवेट नौकरियों में भी रिजर्वेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा बताओ तो सही। बयान देने से तो नहीं मिलेगी। कानून बन गया ना सर। कानून के खिलाफ तो लोग जुटे हुए हैं इसमें। इस वक्त है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो 3 काले कानून बनाए हैं, उसके विरोध में तो सारे लोग सड़कों पर बैठे हैं। तो इनके कानून की कोई कैसे मान ले कि ये ठीक करेंगे? हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद पहली घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री निवास की खिड़की पर जो कोई आके दरख्वास्त देगा हम उसकी सारी बात पूरी करें। मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला और मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। इत्तेफाक से जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पे मुख्यमंत्री निवास में था। मैंने गाड़ी रोक करके देखा, वो मुख्यमंत्री निवास की जो सीएम विंडो है वो बंद पड़ी थी। मैंने इधर उधर से लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि जी दावे थे, यहाँ किसी को कोई इंसाफ नहीं मिलता, इसलिए लोगों ने यहाँ आना ही बंद कर दिया, कोई नहीं आता। हमें भी एक दफ़ा सरकार बनाने का थोड़ा सा अवसर मिला था, हमने उस नीति को बदल दिया कि लोग सरकार के चक्कर ना काटें, सरकार लोगों पर जाए। और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मैं हरियाणा प्रदेश के हर गांव में हर साल जाता था और गांव के लोगों की तरफ से, शहर के लोगों की तरफ से जो मांग रखी जाती थी उसे मैं पूरी करता था। कुछ ऐसी मांगें भी होती थी जो लोगों ने नहीं मांगी, लेकिन व्यवहारिक तौर पर मैं समझता था कि जरूरी है। जैसे हमारा देश सेकुलर देश है, हमारे कस्टम्स थोड़े अलग अलग हैं। हिंदुओं में अगर किसी की डेथ हो जाए उसका दाह संस्कार शमशान घाट में चलता है।
और मुसलमानों में अगर किसी की डेथ हो जाए तो वो कब्रिस्तान में दफनाते हैं उसको। आज जैसा माहौल है, बारिश बरस रही है और किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए तो हम उस रास्ते से तो नहीं जा सकते जो तो पानी से भरे हुए। तो मैंने सबसे पहले बिना लोगों के मांगे सारे शमशान घाट के रास्ते पक्के किए। मुसलमान अगर किसी को दफना किया वापस घर आ जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद, उनके जाने के बाद आवारा कुत्ते जो हैं उस मिट्टी को खोद के उस डेड बॉडी को निकाल के ले जाते। मुसलमान अपने आप को बहुत अपमानित समझते। बिना मांग के मैंने सारे कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनाने का फैसला किया। इस प्रकार की कितनी ऐसी चीजें हैं जो हमारे व्यवहार में आती है, लेकिन सरकार की तरफ से उसको पूरा नहीं किया जाता, जिससे लोग परेशान। इलाहाबाद को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। आप कहते हैं कि मैं इलेक्शन लड़वाता हूं, मैं इलेक्शन लड़ता नहीं हूं। अभय जी कहते हैं कि नहीं, अब बाहर आ गए हैं चौटाला साहब, बड़े चौटाला साहब, तो चौटाला साहब ही चुनाव लड़ेंगे। एक छोरी जो हम जर्नलिस्टों के बीच में आती है कि तीसरी पीढ़ी को उतार दिया जाए, करण या अर्जुन में से कोई उतर सकता है। आपसे बेहतर इस चीज का जवाब कौन दे सकता है? इलाहाबाद में आखिर होने क्या वाला है? मैं पार्टी के प्रति समर्पित कार्य करता हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पर कोई निर्णय नहीं ले सकता। हिंट तो कर सकते हैं। मेरी पार्टी की जो राय होती है मैं उसी पे फूल चढ़ाता हूँ। कानूनी पेच फंस गया, नहीं फंसा तो आप भी लड़ सकते हैं क्या? अभी तक तो यही फैसला है कि जो इसकी सजा हो जाए वो चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन कई जगह दोबारा परमिशन भी मिली। मेरे जिले के लोगों ने, मेरे प्रदेश के लोगों ने भी इस प्रकार की दरख्वास्त दे रखी है। अब कोर्ट क्या फैसला करेगी, चुनाव आयोग क्या फैसला करेगा, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन वो कोई भी फैसला करे, मेरा फैसला मैं नहीं कर सकता, मेरी पार्टी करेगी। पार्टी जो आदेश मुझे देगी मैं उसका पालन करूँगा। इलाहाबाद से इनेलो के लिए, एक रिवाइवल के लिए एक छोरी, या कहें कि एक पिच तैयार है, एक ग्राउंड तैयार है, ये हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं? निश्चित रूप से इलाहाबाद चुनाव क्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से जीतेगा। जैसे सामने कोई भी आ जाए, बीजेपी वाला आ जाए, जेजेपी वाला आ जाए। यही तो एक परेशानी हो रही है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने चाहिए, लेकिन चुनाव सरकार टालती जा रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है। न बीजेपी की चर्चा चल रही थी बीच में, न बीजेपी पे कैंडिडेट है, न जेजेपी पे है, न कांग्रेस पे। क्योंकि हर एक ये मान के चलता है कि ये सीट तो निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल की है, तो दूसरी पार्टियों के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं। चौटाला साहब अपने बेबाक अंदाज में हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, और 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि तमाम लोगों ने उनकी तरफ से अप्लाई किया है। इलाहाबाद में अगर चुनाव लड़ने का फैसला होगा तो ये भी तमाम कार्यकर्ता बैठकर तय करेंगे। अभी अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन बड़ी बात जरूर कह दी है कि रिवाइवल होगा इनेलो का, और वो इस कोशिश में लगातार लगे रहेंगे। और थर्ड फ्रंट की जो बात की जा रही है उसको लेकर एक मुलाकात हो चुकी है, कुछ और मुलाकातें होनी बाकी हैं। कुछ नामों का भी आज हमारे सामने पहली बार रखा ओम प्रकाश चौटाला साहब ने। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम ऐसी मीटिंगों का दौर के साथ ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हम फिर से प्रदेश में एक्टिव देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब इसका हरियाणा की राजनीति पर कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ेगा। कैमरामैन नितिन डेविड के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।